कुछ नोट्स यहाँ पे लिखे हैं, देखो फटाफट ध्यान दो। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इज लाइबल टू पे टैक्स ऑन ग्लोबल इनकम, राइट। तो फिर आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये इंडिया में भी टैक्स भरेगा और इसने रशिया में कमाया, रशिया में भी टैक्स भरेगा, तो सेम इनकम दो जगह पे टैक्स होगा, एक जगह पे सोर्स रूल के हिसाब से और एक जगह पे रेसिडेंस के रूल के हिसाब से। तो सेम इनकम दो देश में कैसे टैक्स होगा? तो वो ना हो करके इस देश का प्राइम मिनिस्टर आएगा, अपने देश का प्राइम मिनिस्टर जाएगा, दोनों एक टेबल पे बैठेंगे और एक अग्रीमेंट साइन करेंगे। उस अग्रीमेंट का नाम होता है DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। तो रिलीफ देने का हमने पूरा ट्राई किया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 90, 90A और 91 में, उन सेक्शन में हमने बात करनी है, वो जाने दो। NR विल पे टैक्सेस ओनली ऑन इंडियन इनकम, ये भी क्लैरिटी आपको होना चाहिए। मतलब NR कौन से इनकम के ऊपर टैक्स नहीं भरेगा? फॉरेन इनकम के ऊपर नहीं भरेगा, ये भी क्लैरिटी होना चाहिए आपको, ठीक है ना। NR कभी भी फॉरेन इनकम के ऊपर इंडिया में टैक्स नहीं भरेगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल आपको मुझे देना है अगले आइटम का, तभी आपको समझ में आएगा। कोविड में खास करके ये हुआ, लोगों को रियलाइज हुआ। आपको पता है इंडिया से बहुत सारे लोग माइग्रेंट होते हैं, बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं। मान लेते हैं आपके पेरेंट भी फॉरेन कंट्री में थे, खास करके पापा आपके फॉरेन कंट्री में थे, कोई भी फॉरेन कंट्री। क्यों गए थे वहाँ पे? एंड ही वॉज नॉट इन अ बेस्ट कंट्री, ही वॉज नॉट इन थाईलैंड वगैरह, ठीक है ना, कि हफ्ते हर संडे मसाज ले रहे, ऐसा नहीं है। ही वॉज इन बैड कंडीशन। हाँ, मतलब अफ्रीका में गए हैं या गल्फ नेशन में गए हैं या ऑयल रिग पे काम कर रहे हैं, माइनिंग में काम कर रहे हैं। भले इंजीनियर है लेकिन काम तो कंस्ट्रक्शन साइट पे करना पड़ता होगा ना। तो वर्स्ट केस में वो काम करते हैं वहाँ पे, या बिजनेस भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है फिर भी कर रहे हैं, तो मजबूरी में ही करते होंगे। ऐसा वो 15 साल से कर रहे हैं। कितने साल से कर रहे हैं? तो आपके पापा का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? ऑब्वियसली NR, क्योंकि वहाँ बिजनेस कर रहे हैं जो भी फॉरेन कंट्री में, तो वहाँ के रेसिडेंट होंगे। कभी कभी बीच बीच में आया करते थे, बट नॉट बिजनेस वाला बंदा, आपको पता ही है 60 दिन 90 दिन यहाँ पे नहीं रुक सकता, दुकान बंद हो जाएगी वहाँ पे। तो ही इज टू कम वेरी रेयर एंड दैट टू ओनली फॉर फ्यू डेज, दैट टू इफ इट इज सेंसिबल। क्योंकि कभी कभी आने जाने का 4 दिन के लिए आप आते हो तो 1-1 1.5 लाख तो एक वन साइड का फ्लाइट का टिकट होता है, तो नहीं आते थे। 15 साल हो गए पापा वहाँ पे रहते थे। तो वहाँ पे उन्होंने अच्छा खासा प्रॉपर्टी वगैरह बनाया होगा कि नहीं? बताओ, मतलब इनकम कमाया बहुत, पैसा बहुत है, करोड़ों में है, ठीक है ना। तो घर बनाया होगा वहाँ पे, गाड़ी वगैरह होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, पैसा बैंक बैलेंस किया होगा, ये सब कुछ वहाँ पे है। ये इनकम पापा जो कमा रहे जो नॉन रेसिडेंट है, मुझे तो क्या बताना है आपको, इमोशनल करके खाली बताना है कि ये कौन है। ये जो पिछले 15 साल में टैक्स भरा होगा कि इंडिया में, जो इनकम वो किसी फॉरेन कंट्री में कमा रहे, उधर ही इन्वेस्ट कर रहे, उसके ऊपर इंडिया में कभी भी टैक्स भरा होगा क्या? क्यों नहीं? पहला रूल लगाने का, सोर्स इंडिया में है क्या? नहीं। सेकेंड रूल, रिसीव्ड इंडिया में हुआ क्या? नहीं। क्या ये OR थे क्या? तो तीनों रूल नहीं लग रहे, इसलिए इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। अभी आपको लॉ के साथ बताना पड़ेगा ना। नाइदर अक्रूड इन इंडिया नॉर रिसीव्ड इन इंडिया, इज नॉट इवन रेसिडेंट इन इंडिया, वाई विल ही पे टैक्स? एक सिंपल फॉरेनर है अभी, तो ये इंडिया में टैक्स नहीं भरेंगे। कोविड में उनको रियलाइज हुआ कि अभी मुझे मेरे फैमिली के पास जाना है, लेकिन सारे इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसल्ड, यू कैन नॉट ट्रैवल। और ये मुंबई कोल्हापुर नहीं है कि टैंकर में बैठकर आ गए, टेम्पो में बैठकर आ गए। इट्स नॉट पॉसिबल टू ट्रैवल, यू कैन नॉट स्विम एंड कम। तो नहीं आ पाए। यहाँ पे फैमिली में 2-3 लोगों की डेथ भी हो गई, मान लेते उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई, स्टिल कैन ही कम? करोड़पति है, कैन ही कम? ही कैन नॉट कम। तो उनको एक बात रियलाइज हुई, मेरे पास इतना पैसा है, इतना सब कुछ मैं कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ, और इतना सब कुछ होने के बाद भी आई डोंट हैव चॉइस। उनको आना नहीं होता और नहीं आते तो ठीक था, बट ही वॉज डेस्परेट टू कम। इट्स लाइक इफ आई हैव टू डाई, दिस इज द एंड, देन लेट इट बी इन इंडिया। मतलब मेरे को दफनाया जाए या जलाया जाए तो कौन से देश में? इंडिया में। मुझे वहां तक पहुंचने दो बस। कैसे मरना भी होगा वहां जाके मरूंगा मैं, क्योंकि उस टाइम पे पता नहीं चलता था ना कि लोग मरेंगे, जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, पता नहीं। और आपको पता ही है द फनी पार्ट, पूरे वर्ल्ड में कोविड को बहुत सीरियसली लिया गया, इंडिया वालों ने नहीं लिया उसको सीरियसली।
इंडिया वाले बहुत मजे ले रहे थे, तो वो देख के भी उनकी जल रही थी कि मैं करोड़पति होके घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है और ये रोडपति होके बहुत एंजॉय कर रहे हैं यार, तंदूर बना रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। तो ही वॉन्टेड टू कम, ही कुड नॉट कम। तो इन्होंने क्या किया, जैसे लॉकडाउन खुला होगा क्या किया होगा, क्या सोचा होगा, डिसीजन लेना पड़ेगा ना। अभी जाने का जैसा डिसीजन एक जमाने में लिया था, अब वैसे इसको बोला जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम चालू है, घर वापसी स्कीम। बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग इंडिया के बाहर जा चुके हैं। गवर्नमेंट बोलता है आप गए थे, उस पीरियड में गए थे जब इंडिया में प्रॉस्पेरिटी नहीं थी, इंडिया में अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, इंडिया में स्कोप नहीं था। अब इंडिया में स्कोप बहुत ज़्यादा है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, इंफ्रा डेवलप हो रहा है, टेक्नोलॉजी है, काम करने के लिए लोग हैं। अभी आप फॉरेन कंट्री में क्यों जा रहे हो, या गए हो तो वहाँ पे रुके क्यों? अब घर वापसी चालू हो गई है। प्लीज़ कम बैक टू योर ओन नेशन, कम बैक टू भारत। तो ये चालू हो गया है। तो उन्होंने भी मोदी अंकल का एक दो स्पीच सुना होगा और पहले से उनके अंदर मन में था ही कि जाना चाहिए यार अपने लोगों के पास, ठीक है। तो इन्होंने सब कुछ बेच दिया, घर, गाड़ी, बंगला, उधर का इन्वेस्टमेंट सब बेचा। एक 50 करोड़ लेके वो इंडिया में लैंड होने वाले हैं। विल यू वेलकम हिम? एयरपोर्ट पे जाओगे कि नहीं रिसीव करने के लिए? हाँ, इनकम टैक्स को लेके जाओगे कि पिछले 15 साल आपसे टैक्स नहीं लिया था? ये जरा ऋषि, पिछले 15 साल आपसे टैक्स नहीं लिया था, अभी आप आ रहे हो 50 करोड़ लेके, जो आपने पिछले 15 साल में कमाया हुआ है उसको अभी टैक्स कर लेते हैं, ऐसा चलेगा क्या? 50 करोड़ के ऊपर अगर आपको पता ही है टैक्स मजबूत लगता है यहाँ पे, आपको नहीं लग रहा जैसे आप उनको बोलोगे 15-50 करोड़ के ऊपर टैक्स लेंगे, पप्पा नेक्स्ट फ्लाइट देखेंगे कौन सा है, गो बैक। उनके देश में नहीं जाएंगे तो कोई और देश में चले जाएंगे, और अभी पक्का थाईलैंड में चले जाएंगे। हाँ, पैसे भी है ना अभी तो उनको पता चल गया ना कि जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती है। पहले तो अपने आप को अमर समझते थे हम कि 50 साल के बाद चले जाऊंगा अपने देश में, 60 साल के बाद चले जाऊंगा। अब उनको पता चला आज गेम ओवर कभी भी हो सकता है। तो दे विल नॉट कम बैक टू, घर वापसी नहीं आ सकते फिर लोग, अगर आपने ऐसा उनको। और क्या लॉजिक से आप उनसे टैक्स लोगे? बस जस्ट बिकॉज दे आर ब्रिंगिंग मनी टू इंडिया आप टैक्स लेना चाहते हो क्या? सोर्स रूल लग रहा है क्या? नहीं, ये मनी इंडिया के बाहर कमाई गई थी। रिसीव कहाँ पे की गई थी? इंडिया के बाहर हुई थी। और वो जब कमाया गया था जिस पीरियड में, उस पीरियड में वो क्या थे? एनआर थे। अभी वो खाली वो पैसा रेमिट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं या लेकर खुद आ रहे हैं। इट्स अ कैपिटल एंट्री टू द इंडिया, इट्स नॉट इनकम कमिंग टू इंडिया, जिनको अकाउंट समझ में आता है। इट्स अ कैपिटल कमिंग टू इंडिया। ये पैसा लेके 50 करोड़ ये लोग क्या करेंगे अभी इंडिया में? घर लेंगे तो इंडिया में अच्छा आएगा ना, इन्वेस्टमेंट होगा, इंडियन बैंक में पैसा रखेंगे, इंडियन बैंक के पास रिजर्व बढ़ेगा, फिर ये लोग यहाँ पे इंडिया में बिजनेस वगैरह में इन्वेस्ट करेंगे, एफडीआई में इन्वेस्ट, समझ रहे हैं ना कुछ करेंगे तो वो मनी यहाँ पे चलन में आएगी। तो हमें वेलकम करना चाहिए कि डराना चाहिए? इनको वेलकम करना चाहिए। हमने वेलकम किया, हमने उनको बोला पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग पीवाई इज नॉट टैक्सेबल। देखो लैंग्वेज समझ रहा है क्या? मुझे खाली इंग्लिश समझाना था, इतना पूरा स्टोरी बताया मेरे को। पास्ट मतलब ये प्रीवियस ईयर का है क्या? नहीं, ये प्रीवियस ईयर का नहीं, उसके पहले का है। अनटैक्स क्यों बोला फिर? अरे क्योंकि तभी इंडिया में टैक्स नहीं होता था, तो नहीं हो रहा है। अभी आप क्या कर रहे हो? खाली उसको इंडिया में ला रहे हो, ब्रॉट टू इंडिया। ये इनकम है ही नहीं। अरे बाबा, जो इनकम ही नहीं है उसके ऊपर टैक्स कैसे लगाओगे? प्लीज अंडरस्टैंड करो इसको। ये इनकम है क्या? इनकम क्या होता है? अभी यहाँ पे इंडिया में इन्होंने यहाँ पे बैठ के अभी इन्होंने फॉरेन में इन्वेस्ट करना चालू किया, इंडिया में रह के। अभी ये क्या कमा रहे हैं? इनकम कमा रहे हैं। या इंडिया में इन्वेस्ट किया, इंडिया से इनकम कमा रहे, उसको इनकम बोला जाता है। ये मनी तो बेचारे पहली बार लेकर आ रहे हो, तो कैपिटल एंट्री है। बैलेंस शीट में कहाँ पे रखोगे? ये 50 करोड़ का अगर पापा का इधर अकाउंटिंग करोगे तो कौन सी एंट्री मारोगे? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यू विल नॉट से कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट बिकॉज इज नॉट अर्निंग हियर नाउ। इट्स नॉट अ P&L का एंट्री, इट्स अ कैपिटल का एंट्री।
प्लीज अंडरस्टैंड करो, मैंने अलग अलग भाषा से बताया, इतना क्यों चिल्ला चिल्ला के बता रहे हो, फिर बोल दो ना सिंपल, क्योंकि ये अनटैक्स वर्ड ना तुम लोगों ने कभी सुना नहीं है। तुमको ऐसा ना इधर 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 ऐसा कुछ होता है अनटैक्स, ऐसा कैसा कोई अनटैक्स रह गया, मैं करेगा टैक्स, मत करो टैक्स। ये अनटैक्स था क्योंकि टैक्स का कोई भी लॉ इसको लग, ऐसा मत सोचो इंडियन गवर्नमेंट इतनी अच्छी है कि टैक्सेबल था और छोड़ दिया, वो टैक्सेबल ही नहीं था इसलिए अनटैक्स्ड है। ओके, अभी खाली इंडिया में आ रहा है, इसका और इंडिया का कोई लेना देना नहीं था वो। इसी स्कीम को हम हमारी भाषा में क्या नाम देंगे, याद रखने के लिए क्या नाम देंगे, घर वापसी। क्या नाम देंगे, घर वापसी, रिटर्निंग होम, ठीक है ना, होम रिटर्निंग, होम कमिंग, जैसा भी है आपको जो समझ में आता है। रूल 2 के हिसाब से भी नहीं टैक्सेबल है ना, क्योंकि पहले रिसीट कहाँ पे हुआ था, इसको ना रूल 2 लगता है, ना रूल 1 लगता है, ना रूल 3 लगता है, तीनों रूल नहीं लगते, इसका कोई रूल नहीं है, ये इनकम ही नहीं है। 3 में का कोई भी रूल लग जाता तो इसको मैं अनटैक्स नहीं बोलता, फिर टैक्सेबल बोलता, और टैक्सेबल इनकम इंडिया में आता रहेगा तो उसको हम क्या कर देते हैं, टैक्स। तो ये रूल नंबर 1 में भी नहीं टैक्स हो रहा है, रूल नंबर 2 में भी टैक्स नहीं हो रहा है, रूल नंबर 3 में भी टैक्स नहीं होता। पहला रूल कौन सा, सोर्स रूल, रिसिप्ट रूल, रेसिडेंस रूल, तीनों रूल में टैक्स नहीं होता, नहीं होता है, नहीं होता। आगे कुछ एग्जांपल दिए मैंने, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट में मैंने क्या बोला, इश्यू ऑफ शेयर टैक्सेबल होगा क्या, इश्यू ऑफ शेयर, कैपिटल कंपनी के पास इनकम, शेयर इश्यू करने के बाद कंपनी के पास कैपिटल आता है कि इनकम आता है, टैक्स होगा क्या, नहीं। इसके ऊपर कभी तो एंजल टैक्स लगता था, एंजल टैक्स याद आ रहा है आपको, वो ब्लैक टू व्हाइट कन्वर्ट करने का, वो भी अभी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया। तो एंजल टैक्स, तो इश्यू ऑफ शेयर के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। आपने किसी से लोन लिया, टैक्स लगेगा क्या, नहीं। मैंने ICICI बैंक से 50 लाख का लोन लिया अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए, तो भर दो टैक्स उसके ऊपर, आज 30% भर देता हूँ ना, 15 लाख। भैया आपका इनकम ही नहीं है। मेरी माँ ने मान लेते मेरे को 2 लाख रुपए दिए, तो क्या टैक्स होगा क्या, 50,000 के ऊपर का गिफ्ट है, नहीं, ठीक है ना। मैरिज में आप लोगों ने गिफ्ट दे दिया, मान लेते हमने मैरिज किया अभी इस साल, और मैरिज में आपने 25 लाख रुपया मुझको दे दिया, ऐसा मुझको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है लेकिन मान लेता हूँ, आप मेरे रिलेटिव नहीं हो लेकिन दे दिया, टैक्स होगा क्या, 50,000 के ऊपर है, नहीं। मैरिज टैक्सेबल नहीं होता, वेडिंग इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। तो ये कहाँ पे लिखा है, ये सेक्शन 56 में लिखा है, 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 10 में लिखा है, ये आगे जाके पढ़ोगे आप। अभी जनरल नॉलेज होना चाहिए, तो जनरल क्या क्या होना चाहिए कि सर गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव नॉट टैक्सेबल। मैंने कल परसों ही वो चार्ली का क्वेश्चन लिया था, उसमें पढ़ा दिया था आपको ये बात। गिफ्ट ऑन मैरिज और वेडिंग इज नॉट टैक्सेबल। मैरिज बोला है मैंने, मैरिज इंसान साल में कितनी बार करता है, जिंदगी में 1 बार करता है। और एनिवर्सरी कब आती है, तो मैरिज एनिवर्सरी कभी कभी एग्जाम में आता है। गिफ्ट रिसीव्ड ऑन मैरिज एनिवर्सरी टैक्सेबल और नॉट टैक्सेबल, अबव 50,000 आएगा तो क्या होगा, टैक्सेबल। समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि एनिवर्सरी एग्जम्प्ट नहीं किया है, मैरिज एग्जम्प्ट किया है। गिफ्ट रिसीव्ड बाय पेरेंट ऑन द मैरिज ओकेशन ऑफ डॉटर, आज शादी हो रही है किसी की, तो टुडे इज द मैरिज डे। गिफ्ट किसको रिसीव करना चाहिए, जिसकी शादी हो रही है उसको रिसीव करना चाहिए। किसी और ने गिफ्ट रिसीव किया तो पता चला जिस लड़की की शादी हो रही है उसकी साली को गिफ्ट मिला जा रहा है, साली एग्जम्प्ट है क्या, नहीं, जिसकी शादी है वो एग्जम्प्ट है, ठीक है। तो ऐसा आपको आगे जाके पढ़ने मिलेगा। 50,000 तक का गिफ्ट तो टैक्सेबल होता ही नहीं, 50,000 के ऊपर गया तो फुल्ली टैक्सेबल होता है। यहां तक क्लियर है। इसके आगे का तो प्लीज बोलो आपको समझ रहा है, ये एक्चुअली इधर डब्बे के बाहर चला गया। मुझे बताओ इनकम टैक्स लॉ कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है कि सिलेक्टिव लॉ है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्रिहेंसिव लॉ। कॉम्प्रिहेंसिव लॉ मतलब इस यूनिवर्स में जितना भी है इनकम पूरा टैक्सेबल है, क्योंकि इनकम का डेफिनेशन इंक्लूसिव में लिखा है। ये बात हो गई थी हमारी बहुत पहले। तो देखो ना, जितने भी रेवेन्यू रिसिट होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इनकम टैक्स में टैक्सेबल। ये रेवेन्यू रिसिट बॉक्स के बाहर नहीं जाना था, बॉक्स के अंदर था ये। ऑल रेवेन्यू रिसिट्स आर टैक्सेबल। और क्योंकि इनकम टैक्स लॉ एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है, कौन सा लॉ है, मतलब सब कुछ टैक्सेबल है। वी नेवर रिमेंबर व्हाट इज टैक्सेबल इन इनकम टैक्स।
हम कभी याद नहीं कर सकते कि क्या टैक्सेबल है। हमें क्या याद करना होता है कि क्या टैक्सेबल नहीं है। वो नेगेटिव लिस्ट है ना, तो ये नेगेटिव लिस्ट, ये जो यहाँ पे एग्जम्प्ट इनकम लिखा है ना, वो इस यहाँ पे लिखना था सेक्शन 10। तो व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी, अगला चैप्टर क्या आने वाला है अभी, एग्जम्प्ट इनकम। चैप्टर नंबर 3 विल बी एग्जम्प्ट इनकम। तो आई विल टीच यू एग्जम्प्ट इनकम बिफोर टीचिंग यू टैक्सेबिलिटी। व्हाई? टैक्स पढ़ने से पहले ही पढ़ लेते ना एग्जम्प्ट क्या है। एक बार एग्जम्प्ट क्या है वो याद रख लिया, तो अभी हमें पूरे लॉ में क्या याद रखना है। अगर एग्जम्प्ट नहीं है तो बेटा तो बाय डिफॉल्ट टैक्सेबल है। कोई बोलता है मेरा सैलरी कहाँ पे लिखा है टैक्सेबल है, कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जम्प्ट नहीं है ना, टैक्सेबल है। तुम आर्टिकल लोगे, तुम्हारा स्टाइपेंड टैक्सेबल है कि एग्जम्प्ट है, कहीं लिखा नहीं पूरे लॉ में। नहीं 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 नहीं, किधर लिखा है एग्जाम, सेक्शन 10 में लिखा है क्या, किधर? मैं बोला भी किधर नहीं लिखा है कि एग्जम्प्ट है। तो आर्टिकलशिप का स्टाइपेंड टैक्सेबल है। अब एक्चुअली टैक्स भरोगे क्या? नहीं। क्यों नहीं भरोगे? क्योंकि वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के नीचे है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि टैक्स भरना है कि नहीं भरना है, मैं पूछ रहा हूं कि बाय नेचर वो इनकम टैक्सेबल है या नहीं है। तो बाय नेचर इट इज टैक्सेबल। और किधर ये भी नहीं लिखा है कि टैक्सेबल है, किधर ये भी नहीं लिखा है कि नॉट टैक्सेबल है। तो क्या डिसाइड करोगे? एग्जम्प्ट है ऐसा किधर भी नहीं लिखा, तो फिर ये बाय डिफॉल्ट टैक्सेबल है। तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट का लॉ क्लियर है। फिर होता है कुछ तो कैपिटल रिसिप्ट। विनायक सर हमें बताएंगे रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में का फर्क क्या है, या आप लोग भी हेल्प कर सकते हो, बताओ। अवनीश, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में का फर्क क्या है? अभी पढ़ा है मैंने, ये तेरे को नहीं पढ़ा है, मैंने पढ़ा है। हां, 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। अवनीश, रेवेन्यू रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट में फर्क क्या है? बताना पड़ेगा आपको, तभी आपको लॉ समझ में आना चालू होगा। कैपिटल रिसिप्ट मीन्स एनी अमाउंट व्हिच इज ज़्यादा अमाउंट जो मतलब बार बार रिसीव नहीं होती, वो वन टाइम रिसीव होती है, वो कैपिटल रिसिप्ट होती है। ऐसा किधर भी नहीं लिखा है लॉ में, लेकिन फिर भी ठीक है, तेरे मान लेता हूं मैं, तेरी बात भी मान लेता हूं। अब जो बार बार रिसीव नहीं होती वो कैपिटल है, तो अरे अरे उसी भाषा में अगर बोलेगा तो जो बार बार रिसीव होती है, हाँ तो ऐसा तो बोल सकता है ना कम से कम। लेकिन इतना बार में नहीं जाने का। हाँ सागर, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा बताने का क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट। यार डिस्टिंग्विश पूछ रहा हूँ, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि ये पूरे लॉ में चलेगा। Any point comes to your mind? What is the distinction between revenue receipt and capital receipt? Recurring and non-recurring। जो वो हिंदी में बोल रहा था, आपने इंग्लिश में बताया। हाँ लेकिन अरे बरोबर यही वर्ड चाहिए था, क्योंकि उधर वही लिखा है, रिकरिंग इनकम, रिकरिंग रिसिट्स एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है ना। तो रेंटल क्या है? रिकरिंग है। सैलरी क्या है? रिकरिंग है। ठीक है ना। इंटरेस्ट डिविडेंड क्या है? रिकरिंग है। तो समथिंग विच इज रिकरिंग, विच हैपन्स एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, एवरी ईयर, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? रिकरिंग। तो जो रिकरिंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट। तो उसका अपोजिट क्या हो जाता है फिर? नॉन रिकरिंग। ठीक है ना। आप सेल ऑफ लैंड हर साल करते हो क्या? नहीं करते ना। लैंड एंड बिल्डिंग है तो उसमें से रेंट हर बार आएगा, लेकिन सेल हर बार नहीं करोगे ना। बिजनेस है तो उसमें से क्या आएगा? प्रॉफिट हर साल आएगा। अमालगमेशन करोगे क्या हर साल? नहीं करते ना लोग, अमालगमेशन नहीं करते ना। तो अमालगमेशन किया और पैसा आया तो क्या होगा? कैपिटल रिसिप्ट। मतलब अमालगमेशन मतलब क्या? ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, सेल ऑफ बिजनेस। और क्या है? अमाउंट कैसे होता है रेवेन्यू में? रेवेन्यू में कैसे होता है अमाउंट? छोटे छोटे अमाउंट होते हैं। सैलरी आपको या रेंट आपको कम मिलता है, 10,000 15,000 पर मंथ मिलेगा। घर बेचोगे तो बड़ा अमाउंट मिलता है, लमसम अमाउंट मिलता है, 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ ऐसा अमाउंट मिलता है। तो कैपिटल रिसिप्ट है। अकाउंटिंग की भाषा में रेवेन्यू रिसिप्ट को कौन से स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, रेवेन्यू स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया जाता है। और कैपिटल रिसिप्ट को कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? डायरेक्टली बैलेंस शीट में। समझ रहे आपको? इतना तो याद रखो प्लीज। तो जब मैं इनकम बोलता हूं, टैक्स ऑन इनकम, इनकम टैक्स किसके ऊपर लगता है? तो इनकम रेवेन्यू रिसिप्ट है कि कैपिटल रिसिप्ट है?
आपको ऐसा लग रहा है ना इनकम रेवेन्यू रिसिट है? नहीं नहीं, अरे जनरली बाय डिफॉल्ट क्या है, रेवेन्यू रिसिट है। और रेवेन्यू रिसिट टैक्सेबल थे कि नहीं है अभी बताया मैंने, है, पूछने का ही नहीं टैक्सेबल है कि नहीं, होगा ही होगा। हमारा इनकम टैक्स का जो लॉ है वो इनकम को ही टैक्स करता है, और इनकम मतलब रेवेन्यू रिसिट ही होता है, लेकिन हमें कुछ कुछ कैपिटल ट्रांजैक्शन को भी टैक्स करना था। मैंने क्या बोला, सर्टन कैपिटल ट्रांजैक्शन को भी हमें क्या करना था, सारे को नहीं, सर्टन। तो कैपिटल रिसिट का लॉ ऐसा उल्टा दिखता है। उल्टा दिखता है मतलब कैसा दिखता है, ऑल कैपिटल रिसिट्स आर नॉट टैक्सेबल, क्योंकि हमारे इनकम टैक्स का लॉ रिसिप्ट टैक्स नहीं है कि दोनों टैक्स करेगा, उसका नाम क्या है, इनकम, और बाय नेचर इनकम इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। लेकिन कुछ कुछ सिलेक्टेड कैपिटल रिसिप्ट को हमें टैक्स करना था, तो उसके लिए उन्होंने क्या लॉ बनाया कि वैसे तो कैपिटल रिसिट्स आर नॉट टैक्सेबल, पूरा यूनिवर्स इज नॉट टैक्सेबल, सिलेक्टेड कैपिटल रिसिट्स आर टैक्सेबल, सिलेक्टेड। तो वो सिलेक्टेड कौन से, वो मैं आपको पांचों हेड में पढ़ाऊंगा कौन से सिलेक्टेड, सारे नहीं टैक्सेबल होते। तो ग्रेच्युटी, सैलरी कमाना क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। ग्रेच्युटी मतलब क्या, रिटायरमेंट, एक ही बार पीएफ पैसा विड्रॉ करना, क्या है, एक ही बार विड्रॉ होगा ना, इंसान रिटायर एक ही बार होगा या जॉब एक ही बार छोड़ेगा। पीएफ में पैसा हर महीने जा रहा था, लेकिन विड्रॉ तो आप एक ही बार करोगे, तो कैपिटल रिसिप्ट है, टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पीएफ का लॉ जिनको पता है उनको पता है, 5 साल के अंदर अगर आपने पैसे विड्रॉ किए विद इन फर्स्ट 5 years ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो टैक्सेबल होगा, आफ्टर 5 years ऑफ एम्प्लॉयमेंट निकालोगे तो नॉट टैक्सेबल। ग्रेच्युटी में का कुछ अमाउंट एग्जम्प्ट होता है, उस अमाउंट के ऊपर अगर मिला तो ही टैक्सेबल होता है। तो आई डोंट वांट टू टैक्स 100% कैपिटल रिसिट, लेकिन मुझे कुछ कैपिटल रिसिट के ऊपर टैक्स लगाना था। जैसे शेयर मार्केट में क्या होता है, शेयर मार्केट में शेयर्स का ट्रेडिंग होता है, तो रेवेन्यू रिसिट की कैपिटल रिसिट, आप शेयर खरीदते हो शेयर बेचते हो, आपका रोज का धंधा है क्या वो, नहीं ना, तो वो कैपिटल रिसिट है। आप इन्वेस्टर हो, वहां पे आपने शेयर परचेज किया, 1-2 साल होल्ड किया और उसके बाद सेल किया, या विद इन ईयर भी सेल किया, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उसको शॉर्ट, हमने क्या ही, उसका नाम ही क्या था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। दिस वर्ड कैपिटल इन दैट, मतलब वो रिकरिंग भी अगर होगा, छोटी छोटी अमाउंट भी अगर होगी, तभी भी हम उसको नाम क्या देके रखे हैं, इससे शेयर खरीदना और शेयर बेचना कैपिटल। शेयर होल्ड, मैंने एलिट गुरुकुल के शेयर होल्ड किए बेचने के लिए नहीं, तो मेरे लिए शेयर्स क्या है, कैपिटल एसेट है। कल मुझको इसमें से डिविडेंड मिलेगा, तो डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड रेवेन्यू होता है, डिविडेंड टैक्सेबल हो जाएगा। कैपिटल शेयर्स तो कैपिटल हो गए ना, तो कैपिटल एसेट है, लेकिन उसको भी टैक्स करना है तो उन्होंने अलग से किया है। समझ में आ रहा है आपको? तो रूल क्या है, ऑल रेवेन्यू का लॉ क्या है, रेवेन्यू क्या है, बाय डिफॉल्ट टैक्सेबल, और कैपिटल बाय डिफॉल्ट नॉट टैक्सेबल। रेवेन्यू रिसिट का एक्सेप्शन क्या है कि अगर इसको एग्जम्प्ट किया होगा तो ही एग्जम्प्ट, नहीं तो ये टैक्सेबल। कैपिटल का लॉ क्या है, अगर इसको जबरदस्ती टैक्स किया होगा तो ये टैक्सेबल। तो आपको नहीं लग रहा जब जब कैपिटल को टैक्स करना होगा, हमें कैपिटल रिसिट को टैक्स करना होगा, तब तब हमने स्पेशल लॉ बनाया होगा, स्पेशल चार्जिंग सेक्शन बनाया होगा, तो बनाया हुआ है, ठीक है ना। लॉ में हर कैपिटल रिसिट को टैक्स करने के लिए एक चार्जिंग सेक्शन है। रेवेन्यू को हर बार अलग अलग चार्जिंग सेक्शन की जरूरत नहीं है, बाय नेचर इट इज टैक्सेबल। आप इनकम टैक्स में आके इतना तो मत पूछो ना कि इनकम के ऊपर टैक्स होगा कि नहीं होगा, इसका नाम ही इनकम टैक्स है। हाँ, आप ये पूछ सकते हो सर जिस चीज से मैं इनकम कमा रहा था वो चीज ही बेच दी। अभी तो मैंने बताया ना, इफ लैंड इज द सोर्स देन क्रॉप इज द इनकम। तो क्रॉप टैक्सेबल है कि नहीं है, क्रॉप रेवेन्यू है तो टैक्सेबल हो सकता है। हाँ, वो एग्रीकल्चर इनकम को आगे जाके हमने एग्जम्प्ट किया, वो अलग बात है। सर मैंने जमीन बेची, जमीन लैंड सेल किया है, कैपिटल है, अभी टैक्स होगा कि नहीं होगा, उसके लिए आपको चार्जिंग सेक्शन पढ़ना पड़ेगा। एग्रीकल्चर लैंड भी टैक्स होती है कैपिटल गेन में, कभी होती है कभी नहीं होती, पढ़ना पड़ेगा ना आगे जाके लॉ, तो पढ़ो। ये समझ में आ रहा है? तो यहां तक आपका जनरल लॉ खत्म हो गया। जनरल लॉ मतलब कौन सा लॉ, जनरल लॉ मतलब इतना भी पढ़ लोगे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। आई वांटेड टू प्रूव, बट देयर आर 2-3 एडवांस क्वेश्चन जो इंटरनेशनल टैक्सेशन के आपको इस चैप्टर में दिए हैं, ठीक है, वो नहीं हो पाएंगे
अगर आपने सेक्शन 9 नहीं पढ़ा तो। ये आगे जो लिखा है वो सेक्शन 9 है। 9 दिख रहा है आपको? 9 दिख रहा है? 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 8 क्लॉजेस है किसके? सेक्शन 9 के। तो हम डीमिंग में जाएंगे ना तो तुम लोग मुझको मार भी सकते हो आज। तो मैं आज आपको डीमिंग फिक्शन नहीं पढ़ाएगा, मैं डीमिंग फिक्शन कल पढ़ाएगा। और कल आप डिसाइड करके आओगे कि डीमिंग फिक्शन पढ़ना है, इंटरनेशनल टैक्सेशन पढ़ना है तो ही आओ। अगर आपको ऐसा लगता है कि बिना पढ़े भी मेरा काम हो जाएगा, जो हो जाता है बहुत सारे लोगों का, ज़रूरी नहीं इंटरनेशनल टैक्सेशन पढ़ना ही है, लेकिन अगर पढ़ना चालू करोगे तो अच्छा लगेगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आपको क्या लग रहा है आप चेक कर लो। तो कल सेक्शन 9 होगा हमारे क्लास में, आज नहीं होगा। आज क्या करेंगे हम बिना 9 को पढ़े हम क्या क्या कर सकते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है ना। फिर विनायक सर अपने को क्वेश्चन भी बना के दे देंगे। तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम हम पढ़ने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट इलस्ट्रेशन 5। नमस्कारम विनायक सर, ये एक्सेल शीट भी आपको रिवाइज करके दे देंगे इलस्ट्रेशन के हिसाब से। मैं नंबर अपने हिसाब से डाला हूँ, खाली एक्सेल शीट के नंबर आपके क्वेश्चन बुक के साथ मैच करना प्लीज। इलस्ट्रेशन नंबर 5 लिखना है। अभी बातें बहुत कर ली हमने, अभी हम लिखेंगे। कल मुझे याद दिला देना, आई विल टीच यू मैंगो ट्री का स्टोरी ऑल्सो, ठीक है ना। देयर इज सम स्टोरी कनेक्टेड टू दिस चैप्टर। आज मैंने जानबूझ के नहीं बताया, मैंगो ट्री का स्टोरी खाली मुझे कल बता देना बस, मैं भूल गया तो। अभी पेज नंबर वगैरह रहने दो, आप अलग से क्वेश्चन बता देना ना। इलस्ट्रेशन 5 आप इधर देख के ही सॉल्व करो। असिसी का नाम है अनिरुद्ध। सिंगल है अनिरुद्ध। लीगल स्टेटस इंडिविजुअली लग रहे हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस यहाँ पे तीनों अज्यूम करना है, अज्यूम करना है। मतलब ये OR होंगे तो क्या होगा, ये NOR होंगे तो क्या होगा, और ये NR होंगे तो क्या होगा। आप डैश भी मार सकते थे क्योंकि ये क्वेश्चन रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर है ही नहीं, ये क्वेश्चन ही है स्कोप ऑफ टोटल इनकम के ऊपर। बाकी आप अपने हिसाब से AY आपका जो भी रहेगा वो दे दो, PY दे दो और पैन दे दो, ठीक है। देखो क्या बोलता है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम फर्निश बाय अनिरुद्ध पर्टेनिंग टू द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी आपका ईयर एंडिंग होगा, कंप्यूट द इनकम फॉर AY भी कोई भी होगा। अगर वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, और नॉन रेसिडेंट है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, इनकम कंप्यूट करना है। ऐसा ही हमारा फॉर्मेट दिखना चाहिए ना। अभी तो आपने 2 मिनट पहले फॉर्मेट बनाया था, तो 3 कॉलम बनाएंगे हम लोग, फटाफट बनाएंगे। तो लिखेंगे हेडिंग कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। इधर रिजिम बताया क्या इन्होंने, बोलो रिजिम बताया क्या उन्होंने? नहीं रिजिम नहीं बताया। तो हम लोग बाय डिफॉल्ट कौन सी रिजिम अज्यूम करेंगे, अंडर सेक्शन 115B(a)(c) अज्यूम करेंगे, ठीक है ना, डिफॉल्ट रिजिम। और अगर एग्जाम में टाइम रहेगा तो मैंने आपको क्या बताया हुआ है, अगर 2 रिजिम पॉसिबल है और रिजिम बताया नहीं है तो क्या करो, दोनों सॉल्व करो। मैं शॉर्टकट में लिख रहा है, आप लोग को भी शॉर्टकट में लिखने का रहेगा तो लिखो, लेकिन एग्जाम में मत लिखना प्लीज। पर्टिकुलर का हेल्दी कॉलम और बाकी OR, NOR और NR का मान लो साइली कॉलम भी बोल सकता हूं मैं। ठीक है, चलो आगे। शुड आई स्टार्ट? जैसे मैं लिखूंगा वैसे ही आपको लिखना है। देखते हैं आपको आता है क्या। पहले आप मुझे बताओगे भी कि ये 3 टाइप के एसएससी है ना, कौन टैक्स भरेगा वो आपको बताना है। इनकम के नेचर को देख के, देखो आपको समझ में आना चाहिए। और मैं आप लोगों से बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ
क्योंकि दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंटरमीडिएट एज वेल एज फाइनल एग्जामिनेशन। ये आता ही है, ऑलमोस्ट सर्टन आएगा ही, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों से ही मैं एक्सपेक्ट करता हूं, पहला क्वेश्चन आप करने जा रहे हो, लोग 10-10 क्वेश्चन करते फिर भी उनको नहीं समझता। मैं आपसे पहले क्वेश्चन में ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप मुझे राइट आंसर दोगे, तो प्लीज डिसअपॉइंट मत करना, ध्यान दो। शॉर्ट टर्म आप पहले नोटबुक बंद करो, मैंने क्वेश्चन ही ओपन नहीं क्वेश्चन भी बंद करो, मेरे को भरोसा ही नहीं है आप लोगों के ऊपर। हाँ, इधर ध्यान दो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है क्या? ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी होता है क्या? मैंने अरे कितना बड़ा शेयर मार्केट का स्टोरी बताया, होता है ना। अभी उन्होंने टैक्स का रेट भी बढ़ाया ना उसके ऊपर, तो वो सब चल रहा है ना, मार्केट में सब हंगामा चालू है उसका, ठीक है ना। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन जर्मनी, अक्रूड किधर हुआ, शेयर किधर है, सोर्स किधर है, तो कौन टैक्स भरेगा? इंडियन इनकम बना कि नहीं बना? ये इंडियन इनकम बना तो कौन टैक्स भरे? ओआर बनेगा तभी भी टैक्स भरेगा, एनओआर बनेगा तभी भी, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एनआर भी टैक्स भरे। एनआर बोलेगा ना, ये ब्रो व्हाई आर यू टैक्सिंग मी, लेगा व्हाई आर यू इन्वेस्टिंग इन इंडिया, ठीक है ना। चलो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी। अभी आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, अगर आपको अपना लैंग्वेज नहीं पता रहेगा तो चुपचाप जो क्वेश्चन दिया है वही कॉपी करने का, ठीक है ना। 15,000 है तो 15,000 पूरा टैक्स करेंगे, तीनों को टैक्स करेंगे। मुझे बाकी पहले दोनों को प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो एनआर होते हैं उनको थोड़ा दिक्कत होता है इसके ऊपर टैक्स इधर भरने के लिए, डबल टैक्स लग जाता है ना। उनके कंट्री में भी उनको लगेगा ना, वो जिस देश का होगा उधर भी तो लगेगा टैक्स, क्योंकि वो भी किसी देश का रेसिडेंट होगा, तो उसका देश देख लेगा ना। तुम उनका क्यों सोच रहे हो, तुम अपना देखो पहले, ठीक है ना। ये पहला हो गया। सेकंड, एक अभी हमेशा प्रेजेंटेशन लाइन छोड़ने का, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? हाँ, कभी छोड़ा है बचपन से? हाँ, जो नहीं छोड़ेगा ना, देखो उसको क्या होगा, वो उसके साथ बहुत गलत होगा। अगर कोई प्रेजेंटेशन लाइन नहीं छोड़ेगा, कंजूसी करेगा तो। अब ये वाला बताओ, जल्दी बताओ। डिविडेंड फ्रॉम जापानीज कंपनी रिसीव्ड इन जापान, टैक्स नहीं भरेगा। अरे वो छोड़ दो, इनकम का नेचर बताओ मेरे को, बाकी टैक्सेबिलिटी तो बाद में बताएगा। ये इंडियन इनकम है, फॉरेन इनकम है? फॉरेन पक्का, क्यों? अक्रूड क्या है? आउटसाइड इंडिया। रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया है। और ऐसा किधर लिखा है क्या बिजनेस वगैरह कंट्रोल वगैरह इंडिया से हुआ था? ऐसा होता ही नहीं है, बिजनेस इनकम ही नहीं, आईएफओ इसका इनकम है। तो ये कौन सा इनकम है? फॉरेन इनकम है, पक्का फॉरेन इनकम है। टैक्स लगेगा इंडिया में? ओआर को लगेगा, क्योंकि ओआर का क्या है, जिंदगी खराब है। हाँ, ओआर बहुत समझ रहे हैं ना आपको, कैसे कट रहा है ओआर। डिविडेंड ऑन फॉरेन कंपनी लिख रहा हूं मैं, आप पूरा लिख सकते हो। अगर आपको डिविडेंड ऑन फॉरेन कंपनी नहीं लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हो, डिविडेंड फ्रॉम जापानीज कंपनी, वही लिखो चुपचाप। हाँ, मयूर का सवाल नहीं लूंगा मैं, आई डोंट वांट टू टेक रिस्क ऑन रिकॉर्डेड लाइन। $10,000 है। ये लाइट फ्लक्चुएट क्यों हो रही है? इधर क्या करने का रहता है? डैश, पता है ना आपको। ये दो लोग टैक्स नहीं भरेगा इसके ऊपर, खाली कौन टैक्स भरेगा? ओआर। क्यों? ओआर की लगी है, ओआर खत्म है। ओआर को मैं हाईलाइटेड रखता है। ओआर का कलर कौन सा करूँ? तो लाल है। ये समझ रहे आपको क्यों ऐसा? इसको हम पूछते ही नहीं कि तू टैक्स भरेगा कि नहीं भरेगा, भरना ही है, ठीक है। इससे नहीं लेंगे तो किससे लेंगे? और आपको पता है आप सब ओआर हो, आप इधर कमाओगे तभी भी टैक्स लगेगा, जापान में जाके कमाओगे तभी भी इधर टैक्स लगेगा। उसके बाद क्या छोड़ेंगे? प्रेजेंटेशन लाइन छोड़ा आपने।
नहीं छोड़ा तो देखो इंस्टीट्यूट एक अटेम्प्ट में छोड़ देगा आपको। अब इधर थोड़ा रुकना होता है और इधर इस वर्ड को हाईलाइट करना होता है हमेशा। ये वर्ड देखो, थोड़ा डेंजरस वर्ड है, यहाँ पे ध्यान दो। इस वर्ड का नाम क्या है? रेंट फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन लंडन। पहले नेचर बताओगे आप मुझे। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंडन, प्रॉपर्टी किधर लोकेटेड है? मतलब सोर्स कहाँ पे चला गया? लंदन में चला गया। डिपॉजिटेड इन बैंक इन लंदन, तो रिसीव भी कहाँ पे हुआ? लंदन में। तो 2 रूल से निकल गया अभी ये। लेटर रेमिटेड टू इंडिया थ्रू अप्रूव्ड बैंकिंग चैनल। नहीं, टैक्सेबिलिटी की बात ही नहीं कर रहा मैं पूछ रहा है नेचर ऑफ इनकम बताओ, इंडियन की फॉरेन? फॉरेन इनकम है, फिर नॉट टैक्सेबल बोलने का हिम्मत कैसा हुआ तुम लोगों का? एनओआर से नहीं लेंगे। अरे तो मेरे को तो वही चाहिए ना, मेरे को तीनों की टैक्सेबिलिटी चाहिए। ओआर तो भरेगा ही ना। अब तीसरी बात, कितने के ऊपर भरेगा? 75,000 के ऊपर नहीं भरेगा। बताओ क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या बोला गया है? रेंट। और इंडिया में रेंट टैक्सेबल नहीं होता, याद रखना। धीरे धीरे अभी पता चलेगा आपको। इंडिया में रेंट टैक्सेबल नहीं होता। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्स होता है। क्या टैक्स होता है इंडिया में? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में टैक्स होता है। नाउ व्हाट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? तो इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा? 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन जो इंडिया में हम देते हैं। कल भी आपने वो एक क्वेश्चन किया था, याद आ रहा है मेरे साथ चार्ली का? उसमें भी हमने क्या दिया था? 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस किया था। ओके हाँ, तो ये कैसे पता चलेगा? धीरे धीरे आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। हाउस प्रॉपर्टी आपका अभी हुआ नहीं है, जब होगा तो पता चलेगा कि ये क्या है। लेकिन अभी हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जरूर लिखेंगे। आप लोग लिखोगे 3rd वाला पॉइंट, और रेंट को आप बॉक्स में डालोगे। क्या करोगे? रेंट को आप बॉक्स में। रेंट मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ ताकि आपको याद भी हो जाए। मैं अलग अलग तरीके अपनाऊंगा। इसको मैं रेड भी कर देता हूँ, आप लोग बॉक्स कर देना, ठीक है ना? रेंट, रेंट। अभी इसको मुझे ब्लैक करना है। फ्रॉम प्रॉपर्टी, लंदन। और इसको हम वर्किंग नोट नंबर 1 देंगे। वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट में इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन मुझे बताओ, मैं तो कर ही सकता हूँ ना, यहाँ पे मेरे पास तो एक्सेल है। आप लोग बाद में वर्किंग नोट में कर लेना। 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा तो कितना टैक्स होगा? 70% ही टैक्स होगा ना खाली। लेकिन वो वर्किंग नोट से करके दिखाएंगे। और बाकी 2 कॉलम में क्या आएगा? डैश डैश। बताओ क्यों? फॉरेन इनकम के ऊपर हम एनओआर और एनआर से टैक्स नहीं लेते। ओआर से क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो ओआर है और कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। ओआर होना अपने आप में एक पाप है जो आप लोग ने किया है। देखो आपका मॉड्यूल मेरे से कितना प्यार करता है। आरपी लिमिटेड, ठीक है ना? राम पाटिल लिमिटेड, ठीक है। डिविडेंड फ्रॉम आरपी लिमिटेड, ऑब्वियसली मेरा चेहरा ही देख के बता सकते हो इंडियन कंपनी की फॉरेन कंपनी। तो इंडियन इनकम फॉरेन इनकम पक्का? तो कौन टैक्स भरेगा? सब लोग भरेंगे, तो भरो। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। आप यूएसए में रहोगे तभी भी टैक्स भरोगे इसके ऊपर। यूएसए के सिटीजन रहोगे तभी भी, अफ्रीका के रहोगे तभी भी, पक्का? हाँ, क्यों नहीं? इंडिया में टैक्स नहीं भरना तो इंडिया में क्या नहीं करना था आपको? इन्वेस्ट नहीं करना था। अभी आपने इन्वेस्ट किया, इंडिया से अर्न किया, अब इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन गुजरात। गुजरात इंडिया में है और एग्रीकल्चर इनकम है, टैक्सेबल होता है कि एग्जेम्प्ट होता है? एग्जेम्प्ट होता है। तो लिखेंगे एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन इंडिया लिखता हूँ। गुजरात भी लिख सकता हूँ लेकिन मैं इंडिया लिख के रखता हूँ। तो सर लिखा क्यों? यही दिखाने के लिए कि एग्जेम्प्ट है। और यहाँ पे ब्रैकेट में नोट लिखेंगे हम उसके ऊपर, फुल्ली एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 1।
इसको ही हम बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम स्लैश टोटल इनकम, क्योंकि यहाँ पे कोई चैप्टर 6A का इफेक्ट दिखा क्या आपको? नहीं। तो ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम एक ही हो गया। यूजुअली क्या होता है, ग्रॉस टोटल इनकम के बाद चैप्टर 6 से माइनस होने के बाद टोटल इनकम आता है। तो अभी यहाँ पे ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। आप अपना टोटल ले लेंगे प्लीज़। वर्किंग नोट नंबर 1, जिसको आप शेड्यूल 1 भी बोल सकते हो, आई गेस विनमैन शेड्यूल की भाषा यूज़ करता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना था ना, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू मतलब जो रेंट आपको दिया था वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होता है। मैं ये वर्किंग नोट कर रहा हूँ, इसका कॉलम का कोई लेना देना नहीं है, नहीं तो फिर से कंफ्यूज हो जाओगे ओआर के कॉलम में क्यों किया। ये वर्किंग नोट है। हाँ थैंक यू। कॉलम इधर, टेबल इधर ख़त्म हो गया है, नहीं तो मैं टेबल डाल ही देता हूँ, आपको दिखेगा नहीं ना, नहीं तो ख़त्म हो गया करके। ये टेबल इधर एंड हो चुका है। दिस इज वर्किंग नोट। कितना 75,000 था ना ग्रॉस एनुअल वैल्यू। लेस करना होता है हमें म्युनिसिपल टैक्स पेड, लेकिन था क्या म्युनिसिपल टैक्स? नहीं। तो आएगा नेट एनुअल वैल्यू। आप नेट एनुअल वैल्यू से भी चालू कर सकते थे क्योंकि म्युनिसिपल टैक्स था नहीं, लेकिन कभी एग्जाम में आ गया तो फिर आप बोलोगे ये नया क्यों सिखाया, इसलिए मैं पूरा लिख रहा हूँ। और डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 करके लिखना होता है। और आपको अगर पता होगा तो क्लॉज नंबर ए में, सेक्शन 24 के क्लॉज ए में स्टैंडर्ड डिडक्शन लिखा है। और क्लॉज नंबर बी में इंटरेस्ट लिखा जाता है, लेकिन है क्या इंटरेस्ट? क्वेश्चन में दिया था क्या? इंटरेस्ट ऑन बॉयफ्रेंड लिख के अलग देता हूं मैं, ऐसे उसका बोरोड फंड नाम होता है। और इसको बोला जाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और इंडिया में टैक्स क्या होता है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या टैक्स होता है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्स होता है। याद रखना ये चीज। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्स नहीं होता, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्स होता है। लीगल डिफरेंस है दोनों में। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज आफ्टर ऑल पॉसिबल डिडक्शन। सो दिस वाज योर 5 मार्क क्वेश्चन। वेरी डिफिकल्ट। आपने, यू शुड बी वेरी हैप्पी कि जिंदगी का पहला स्कोप का क्वेश्चन सॉल्व किया है, पहला इंटरनेशनल टैक्स का क्वेश्चन सॉल्व किया। इंटरनेशनल टैक्सेशन था कि डोमेस्टिक था? कैसे पता चला आपको इंटरनेशनल? इंडिया में कंपनी है, जर्मनी में रिसीव कर रहे हो। हाँ, दूसरा क्या था? जापान में डिविडेंड, जापान में कंपनी है, जापान का डिविडेंड की आप बात करते हो, ठीक है ना। लंदन की प्रॉपर्टी है, रिसीव लंदन में किया, रेमिटेड टू इंडिया की बात करते हो आप। हाँ, तो ये डोमेस्टिक टैक्सेशन नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? अरे इंटरनेशनल टैक्सेशन से अलग नहीं दिखता कुछ, ऐसे ही होता है। ये इंटरनेशनल टैक्सेशन है जो आप पढ़ रहे हो, खाली आप इसको सीरियसली नहीं लेते। हाँ, कुछ बच्चे तो लिटरली, मैं बताता हूं, मैंने देखा है अपने कानों से, वो रट के जाते हैं, ये आएगा तो 3 जगह पे लिखूंगा। अरे इसकी कितने सिचुएशन बन सकते हैं? यू कैन नॉट रटाफाई दिस। हाँ, नहीं रट सकते आप इसको, समझो। और मैंने कौन सा आपको रटाया बताओ मुझे? याद रखो ये आएगा डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, इधर कॉलम में लिखने का। मैं तो पूछ रहा हूं ना आपको, ये इंडियन इनकम है कि नहीं है?
तो पहले एक ज़माने में ऐसे हुआ करता था कि इंस्टीट्यूट ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनाती थी, 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, और बच्चों को 10-10 क्वेश्चन याद रखने पड़ते थे। फिर इंस्टीट्यूट ने बोला जब बच्चे रटने ही वाले हैं तो इनको एक बड़ा क्वेश्चन सिखाओ जिसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी डाल दो। तो उतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में पहले तो आएगा नहीं। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चंस, इट्स अ मास्टर क्वेश्चन। हाँ, जैसे विनायक सर कभी तो एक ऐसा फाइनल अकाउंट में आपको सिखाएंगे कि जितनी फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट आ सकती है, सारी पॉसिबल एडजस्टमेंट एक ही क्वेश्चन में। ओके